सब कुछ दिमाग में है, लेकिन जब हम लोग प्रेजेंट करने लगते हैं तो पता नहीं क्यों वर्ड्स ही नहीं आते, समझ में ही नहीं आता कि लिखना क्या है। क्या हैंडराइटिंग का आपके मार्क्स से कोई रिलेशनशिप है? आज मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगी विद एन एग्जाम्पल। किसी किसी की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं भी है तो भी आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर और इंग्लिश में तो 4 मार्कर क्वेश्चंस भी होते हैं। तो 3 मार्कर में, 5 मार्कर में, 4 मार्कर में हमें कितने पॉइंट्स लिखने हैं? आज मैं आप लोगों को 2 स्टूडेंट्स की स्टोरी बताने वाली हूँ। दोनों ही बच्चों ने एग्जाम के लिए ढेर सारी मेहनत करी, दोनों ने ही सेम स्टडी मटेरियल यूज किया, सेम ही सोर्स से पढ़ाई करी, एग्जाम में खूब सारी मेहनत करी, क्लास में हमेशा आंसर दिया करते थे। लेकिन जब रिजल्ट की बारी आई तो एक के आई 70 आउट ऑफ 100, whereas दूसरे के आई 95 आउट ऑफ 100। क्या लगता है आपको इतना बड़ा डिफरेंस क्यों था? डिफरेंस है बच्चों आंसर राइटिंग हैक्स में। एक को आंसर बहुत अच्छे तरीके से लिखना आता था, पेपर को प्रेजेंट करना आता था, whereas दूसरे को ये नहीं आता था। आज हम लोग इन्हीं आंसर राइटिंग हैक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिनकी वजह से बच्चों को लगता है कि उनके डिजायर्ड मार्क्स नहीं आ पाते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी हार्टी वेलकम टू दिस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं जो प्रॉब्लम्स बच्चे अक्सर फेस करते हैं। मैंने कई बार आप लोगों से बात करी, कई बार बाकी स्टूडेंट से भी बात करी, तो उनकी कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपको सब कुछ आता है, सब कुछ आते जाते भी आप लोग आंसर को नहीं लिख पाते हो। याद सब कुछ है, सब कुछ दिमाग में है, लेकिन जब हम लोग प्रेजेंट करने लगते हैं तो पता नहीं क्यों वर्ड्स ही नहीं आते, समझ में ही नहीं आता कि लिखना क्या है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? पेपर इतना ज्यादा लेंदी होता है कि एग्जाम छूट ही जाता है। मैम क्या करें? मैम एग्जाम को हम पूरी तरीके से लिख ही नहीं पाते, उससे पहले ही कि मैम क्या बेल हो जाती है, हम लोगों का एग्जाम छूट जाता है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझे ये बात बताते हैं। दूसरा, मैम आंसर मेरा मार्क्स डिडक्ट हो गए, मुझे तो लगा था मैंने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, मेरे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, आंसर में मेरे फुल मार्क्स आएंगे, लेकिन पता नहीं मार्क्स क्यों डिडक्ट हो गए। क्या मिस्टेक्स है? ऐसी क्या मिस्टेक्स करते हो आप लोग? तो इन मिस्टेक्स के बारे में भी हम लोग बच्चों बात करेंगे। देखो, सबसे पहले मिस्टेक हमारे दिमाग में आती है। अब बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग सोचें तो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि मैम क्योंकि मेरी बैड हैंडराइटिंग है, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो शायद हैंडराइटिंग अच्छी ना होने की वजह से मेरे मार्क्स कट जाते हैं। क्या हैंडराइटिंग का आपके मार्क्स से कोई रिलेशनशिप है? आज मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगी विद एन एग्जाम्पल। दूसरा, स्पेलिंग मिस्टेक्स। मैम मेरी ना बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, मुझे स्पेलिंग याद ही नहीं होती है, ग्रामेटिकल एरर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्या उसकी वजह से मार्क्स डिडक्ट होते हैं? ये भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूं। दूसरा, पुअर पेपर प्रेजेंटेशन। मैम प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है। बहुत बार टीचर हमें कहती है कि भाई तुझे आता तो बहुत कुछ है, तू क्लास में भी अच्छे से आंसर देता है, पर पता नहीं तेरा पेपर का प्रेजेंटेशन इतना गंदा क्यों है, मुझे तेरे पेपर को देखते ही गुस्सा आ जाता है। बहुत सारे टीचर्स हैं, कई बार मुझे आप लोगों के कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि मैम ने मुझे कहा कि तुम्हारा पेपर जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इनकरेक्ट पेपर मैनेजमेंट सही से नहीं हुई थी। तो ये चीजें आप लोगों को कैसे करनी है, इसके बारे में ही आज हम लोग इस सेशन में बेटा अच्छे से बात करने वाले हैं विद एग्जाम्पल्स। मैं आप लोगों को लाइव एग्जाम्पल शो करूंगी, उन बच्चों की शीट दिखाने वाली हूं जिन बच्चों ने इन सब प्रॉब्लम्स को फेस किया है। ठीक है, तो चलो बच्चों, सबसे पहले मैंने अपने एक स्टूडेंट को कहा कि बेटा मुझे एक कॉम्पोजिशन लिख के दिखा। ठीक है, कॉम्पोजिशन लिख के दिखा जो तेरी एक्चुअल हैंडराइटिंग है, जो बढ़िया, मतलब ऐसे तूने सोच के नहीं लिखना है, जैसे तू एग्जाम में लिखता है वैसे ही लिख। तो इस बच्चे ने जो है वो लिखा कि मैम एग्जाम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, फटाफट जो है वो लिखते हैं, तो कुछ हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अब ध्यान से अगर आप लोग इसको देखोगे, ठीक है, ध्यान से देखो जरा क्या क्या कर रखा है इसने, क्या क्या मिस्टेक्स हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है? देखो, सबसे पहले तो बहुत जगह इसने मिस्टेक की हुई है, और जहां जहां मिस्टेक की हुई है उस तरह से इसने ऐसे घिच-पिच करके लिखा हुआ है। ठीक है, कितनी जगह इसके मिस्टेक्स हैं। अब देखो, मिस्टेक्स तो हो सकती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिस्टेक्स हैं लेकिन कुछ ज्यादा ही है। ठीक है, और मिस्टेक करने के बाद मिस्टेक के ऊपर ही उसने लिखा हुआ है। अच्छा देखो, बीच में गैप भी नहीं छूटा हुआ है, और दूसरा देखो उसने इस तरह से साइड में भी लिखा हुआ है। ठीक है, अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं है। मैंने इस बच्चे को दूसरा क्वेश्चन दिया कि दूसरा आंसर लिख कर आओ, और इस बार जरा शांति से लिखना। ठीक है, इस बार जरा प्रेजेंटेशन अपनी प्रॉपर रखना। तो इस बच्चे ने कहा ठीक है मैम, प्रेजेंटेशन प्रॉपर रखूंगा। प्रेजेंटेशन उसने प्रॉपर रखी। ठीक है, प्रॉपर रखने के बाद क्या किया, इसने ऐसे घिची पिची नहीं करी। ठीक है, इस तरह से
ऐसे इसने नहीं किया, क्रिस क्रॉस नहीं किया, इसने क्या किया, एक सिंगल स्ट्राइक डाला है। मिस्टेक्स को आप लोग ध्यान से देख सकते हो कि मिस्टेक्स में इसने जो है वो सिंगल स्ट्राइक जो है वो डाला हुआ है, थोड़ी सी स्पेसिंग भी लीव करी हुई है। ये सेम ही बच्चा है, सेम ही हैंडराइटिंग है, ठीक है। थोड़ी देर बाद, ये सिर्फ 5 मिनट बाद की बात है, 5 मिनट बाद इसने थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स किया। अब यहां पर इधर भी ये बाहर की तरफ नहीं है, कुछ कुछ जो है ये बेटर हो गया है। पर क्या इतने से काम चलेगा? इतने से काम चल जाएगा? आप लोगों को और किन किन बातों का ध्यान रखना है। इस बच्चे के साथ एक प्रॉब्लम और है, यहां पर देखो बोस्टफुल लिखा है इसने, एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, बोस्टफुल लिखा है। अब इस बोस्टफुल में मुझे ऐसा लग रहा है ये BOO लिख दिया है इसने, पर यहां पर उसने कहा कि मैम मैंने तो और ए लिखा है। अब उसका और ए जो है ना वो बिल्कुल सेम है। यहां पर उसने पेडेस्टल लिखा है, अब पेडेस्टल जो है वो मुझे उसमें बी दिख रहा है, उसका बी और डी जो है वो बिल्कुल एक जैसा है। क्या इन सब प्रॉब्लम्स को हम लोग ठीक नहीं कर सकते? क्या हम अपनी इन प्रॉब्लम्स को जान नहीं सकते? क्या हमें नहीं पता चल सकता कि हम लोग कहां कहां मिस्टेक करते हैं? अगर आप लोग अपनी इन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर लो, क्योंकि बहुत सालों से आप लोगों की टीचर्स, आपके दीदी भैया आप लोगों को ये चीजें समझा ही रहे होंगे कि बेटा ये सब मत करो, तो इन सब चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है, अपनी हैंडराइटिंग को थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना है। और यहां पर देखो स्पेसिंग का ध्यान रखो और यहां पर सिंगल स्ट्राइक जो है वो लगाओ। अब ये हो गई इसकी बात। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ टॉपर। एक टॉपर की शीट की बात करते हैं हम लोग। एक टॉपर की शीट एक्चुअली में कैसी दिखती है, ठीक है। टॉपर की शीट को अगर हम लोग देखें, यहां पर एक लेटर का एग्जांपल मैंने लिया है। देखो लेटर में हम लोग हैंडराइटिंग को देखेंगे, हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, नीट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग है, एवरेज हैंडराइटिंग है इस बच्चे की, एवरेज हैंडराइटिंग है। अच्छा, नीटनेस को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, नीटनेस का इसने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, प्रेजेंटेशन का बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। यहां पर आप लोग देखोगे बहुत ज्यादा मिस्टेक्स नहीं है, और अगर मिस्टेक्स है भी तो वो मिस्टेक्स विजिबल नहीं हो रही है, क्योंकि उसमें बहुत हल्का सा एक स्ट्राइक डाला हुआ है। जैसे यहाँ आफ्टर की जगह बच्चे ने ऑलवेज लिखा है, तो उसके ऊपर बिल्कुल एक सिंगल स्ट्राइक डाला है। मिस्टेक्स आप जितनी कम करोगे उतना बेटर रहेगा। तो ये टॉपर क्या करते हैं? क्या टॉपर कोई मिस्टेक नहीं करते हैं? जिनके बहुत ज्यादा मार्क्स आते हैं, क्या वो हमेशा परफेक्ट ही लिखते हैं? नहीं, वो लोग करते हैं ढेर सारी प्रैक्टिस। इस बच्चे ने सीधा एग्जाम में जाकर लेटर नहीं लिखा होगा, उससे पहले ढेर सारी प्रैक्टिस भी की होगी। अब देखो किस तरह से प्रॉपर स्पेसिंग की वजह से आपकी हैंडराइटिंग, आपका जो प्रेजेंटेशन है कितना प्रॉपर हो जाता है। यहां पर आप लोग आंसर्स को देख सकते हो, हर आंसर के बाद इसने एक लाइन को जो है वो ड्रॉ किया है। नॉट ओनली हैज शी लेफ्ट अ लाइन, एक लाइन ही नहीं छोड़ी है, देखो 2 लाइन छोड़ी और बीच में इस तरह से एक बार मार्क भी कर दिया। बहुत ज्यादा क्लीन नहीं है, मैं नहीं करूंगी कि उसने स्केल से बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ किया है, तो आप लोग भी चाहे रफ हैंड से ही सही, लेकिन यस एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे तो देखिए प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉपर हो जाती है। तो बच्चों और क्या क्या हैक्स हैं, कौन से ऐसे हैक्स हैं जिनकी वजह से आप लोग एक्चुअली में ये जो 70 से 95 है इसकी जर्नी को जो है आप लोग क्रॉस कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि वो अपने मार्क्स से सैटिस्फाइड नहीं होते हैं। सबसे पहला हैक जो आपको फॉलो करना है, दैट इज आंसर इन सीक्वेंस। आंसर द क्वेश्चंस इन सीक्वेंस, और आपको मेंशन करने हैं प्रॉपर नंबर्स, प्रॉपर इंडेंटेशन। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का ABCD जो भी पार्ट है उस तरह से ही आपको आंसर्स को करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत सारे MCQs आपके आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें 16 MCQs होते हैं, तो आप लोग किस तरह से करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन दिया, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड ABCD जो भी इंडेंटेशन दिया है उसी इंडेंटेशन में आप लोग लिखोगे, और जो आंसर आपको नहीं आता वहां पर आप लोग स्पेस लीव कर दोगे। ऐसा नहीं करोगे कि आपने 8 से स्टार्ट किया या 9 से स्टार्ट किया, आपको फर्स्ट से ही स्टार्ट करना है। फर्स्ट टू 16 आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जितने आंसर्स आते हैं उतने लिखो, बाकी बाद में सोच कर लिखो, लेकिन आपकी सीक्वेंस हमेशा बहुत बेटर होनी चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से होनी चाहिए। और क्वेश्चन में कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि वो इंडेंटेशन को प्रॉपर नहीं रखते हैं, नंबरिंग को प्रॉपर नहीं रखते हैं। दूसरा जो आपका हैक है दैट इज नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन। नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन कैसे होती है उसका एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी दिया है। यहां पर साइंस की बात करें तो देखो ऑब्वियसली इतनी अच्छी हैंडराइटिंग तो नहीं हो सकती है, किसी किसी की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं भी है तो भी आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, डायग्राम्स अच्छे बना सकते हैं। डायग्राम्स भी प्रैक्टिस करने के बाद
डायग्राम्स अच्छे से बन जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग जो है, अगर आप लोगों को लगता है कि मैम ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन ड्राइंग अच्छी ना होने की वजह से भी कई सारे बच्चे सोचते हैं, कई बच्चे अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। नहीं, प्रैक्टिस करो अच्छे तरीके से। प्रैक्टिस करोगे अपना, बिल्कुल जैसे कहते हैं पीसफुली जब आप लोग लिखोगे, अच्छे से डायग्राम्स बनाओगे, तो यस, एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड। अच्छे तरीके से आपको जो है वो प्रेजेंटेशन करना है। Then hack number 3, underline the important points। ये कई बार मैं अपनी क्लास में बच्चों को बोलती हूं कि इंपॉर्टेंट लाइंस को आपको अंडरलाइन करना जरूरी है, और जहां जहां जरूरी हो आपको आंसर को पॉइंट वाइज जो है वो लिखना है। ठीक है, अंडरलाइन करना है। अब यहां पर अगर हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश में आपके 3 मार्कर क्वेश्चन या 4 मार्कर क्वेश्चन आते हैं। 3 मार्कर क्वेश्चन में कई बार आपको बड़ी स्पेसिफिक चीज पूछी होती है, दैट व्हाट इज द नेम ऑफ द राइटर, हु इज द स्पीकर। तो जो भी स्पीकर है, स्पीकर का जो नेम है उसे आप लोग अंडरलाइन करोगे। ओके, आपसे अगर कोई पोएटिक डिवाइस पूछा है तो पोएटिक डिवाइस क्या है उसको आप लोग अंडरलाइन करोगे। आंसर को स्पेसिफिकली मार्क जरूर आप लोगों ने करना है, अंडरलाइन करोगे और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बन जाएगा। ठीक है, नाउ द थिंग इज दैट डेडिकेट 1 hour डेली फॉर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। द मेन थिंग इज आप लोगों को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस इज द की। तो मैम क्या हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली आंसर्स लिखना शुरू कर दें? इतना तो टाइम किसी के पास नहीं होता है। ऑफ कोर्स आप लोगों के पास टाइम नहीं है, लेकिन जब आप लोग नोट्स बनाते हैं, तो आप लोग जब अपने नोट्स को बनाओ, जब आप लोग वैसे ही कभी सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करो या फिर कोई भी प्रैक्टिस करो, तो आपको यही सोचकर प्रैक्टिस करनी है कि हम लोग बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस करें। बेटा, बोर्ड का फोकस आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम लोग बोर्ड में प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, या फिर हमारा जो फाइनल एग्जाम है उसमें हमें प्रेजेंटेशन कैसे रखनी है। मैं आप लोगों को कई बार बोलती हूं कीवर्ड्स, की फ्रेजेस। ठीक है, कीवर्ड्स है, की फ्रेजेस हैं। जब आप लोग उन कीवर्ड्स, की फ्रेजेस को लिखते हो, तो इस तरह से लिखो जिस तरह से आप लोग उसको एग्जाम में लिखोगे। कीवर्ड्स को कैसे अंडरलाइन किया जाता है, की फ्रेजेस को कैसे अंडरलाइन किया जाता है, इन सब की आपको हैबिट बच्चों होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही बेटर होता जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैजिकली आप लोगों की हैंडराइटिंग इंप्रूव हो जाएगी एक ही दिन में। नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। हैंडराइटिंग एकदम से चेंज होना पॉसिबल नहीं है, बट यस, नीटनेस एक ऐसी चीज है जो आप लोगों के हाथ में है। प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज है जो आप लोगों के हाथ में है। देन कम्स द बेस्ट हैक, द टॉपर्स टेक्निक फॉर आंसर राइटिंग। टॉपर की टेक्निक क्या है? टॉपर्स की टेक्निक यही है कि जो 1 मार्कर्स होते हैं ना, वो 1 मार्कर्स पर बहुत ध्यान देते हैं। एमसीक्यूज हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। अब आप लोगों को पता है आईसीएसई में बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोगों को क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स में ऑफ कोर्स आपको एक ही वर्ड लिखना होता है। कई बच्चे पूरी लाइन को जो है, पूरे क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। पूरे क्वेश्चन को आपको कॉपी नहीं करना है। ये बहुत सारे बच्चों से अभी भी मैंने देखा, अभी भी बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी। अगर आपने एमसीक्यू लिखा है, फर्स्ट का आंसर डी है तो फर्स्ट का आंसर डी। ठीक है, कुछ बच्चे आंसर भी लिख देते हैं, आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड का आंसर सी, इस तरह से। और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक है तो फिल इन द ब्लैंक में भी प्रॉपर इंडेंटेशन। ठीक है, 5th का ए पार्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ए का फर्स्ट पार्ट ये है या फिर फर्स्ट का ए पार्ट ये है। जिस तरह से आपको नंबरिंग दी है उसी तरीके से आप नंबरिंग करोगे। अच्छा, जो आपके 1 लाइनर मार्क्स होते हैं, कई बार 1 लाइनर आपके क्वेश्चंस आते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चंस में क्या होता है, 1 लाइनर आंसर्स में हम लोग कई बार ना, कुछ बच्चे ग्रामेटिकल एरर कर देते हैं। ग्रामेटिकल एरर सबसे ज्यादा पकड़ी जाती है 1 लाइनर में। सबसे ज्यादा आपकी स्पेलिंग एरर्स उसी में पकड़ी जाती हैं। तो उसमें आप में स्पेलिंग एरर्स आपको नहीं करनी है, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं करनी है। देन कम्स 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, और इंग्लिश में तो 4 मार्कर क्वेश्चंस भी होते हैं। तो 3 मार्कर में, 5 मार्कर में, 4 मार्कर में हमें कितने पॉइंट्स लिखने हैं? देखो बेटा, हर जगह आप लोगों को वर्ड लिमिट दी होती है। आईसीएसई इज ऑल अबाउट वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट को आपको कभी भी एक्सीड नहीं करना है। मैं ये नहीं कहती कि 4-5 लाइंस आपको लिखनी ही लिखनी है। यहां पर लिख दिया, मैंने आर्बिट्ररी लिख दिया कि 4-5 लाइंस लिखनी जरूरी है। लेकिन जितना आप लोगों को लगता है कि आंसर की रिक्वायरमेंट है, जितनी आप लोगों की वर्ड लिमिट है, उस वर्ड लिमिट पे आप लोग स्टिक रहो। ठीक है, बाकी आपके, मैं बोलूं वो एसएसटी है, साइंस है, उसमें आपको एग्जाम्पल्स भी लिखने होते हैं। तो एग्जाम्पल्स प्रॉपरली बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल्स को लिखो और उन्हें अंडरलाइन भी करो। एंड 3-4 मार्क्स की अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी अच्छे से डायग्राम बनाइए, अच्छे से एग्जाम्पल्स लिखिए, और आप लोग देखेंगे, आप लोग डिफरेंस को नोटिस करेंगे। ये सभी छोटी छोटी बातें जो है आप लोगों को ध्यान रखनी है। कई बार छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ा चेंज जो है बच्चों ले आती हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीड योर आंसर पेपर।
बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि आंसर को रीड नहीं करते हैं, आंसर शीट को रीड नहीं करते हैं। आप लोगों ने पेपर कर लिया, पेपर को करने के बाद आप लोगों को आंसर शीट को दोबारा से एक बार पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग दोबारा एक बार उसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां मैंने ग्रामेटिकल एरर करी है, स्पेलिंग मिस्टेक करी है। एकदम टीचर की तरह चेक करो, जैसे आपकी टीचर चेक करिए, आपकी गलतियां निकालती है, उस तरह से आप लोग अपनी गलतियां निकालो। और जब आप लोग अपनी गलतियां निकालोगे तो ये मेरी गारंटी है कि आप कम से कम 5 to 6 मार्क्स जो है अपने बचा सकते हो बच्चों। कम से कम 5 से 6 नंबर जो है वो आप लोगों के बच जाएंगे। दैट इज माय प्रॉमिस टू यू। तो अच्छे तरीके से इन सभी टिप्स को अगर आप लोग फॉलो करोगे, दोबारा से एक बार अपने सभी आंसर्स को पढ़ोगे। कई बार हम लोग जो है ना किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क करना भूल जाते हैं, तो इस तरह से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क करना है। देखना बच्चों, अगर आप लोग इन सभी हैक्स को फॉलो करोगे तो ये वही 70 से लेकर 95 तक का जो आपको सफर है वो बहुत इजीली आप लोग जो है वो पार कर पाओगे। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आंसर राइटिंग हैक्स को जो है आप लोग फॉलो करिए और अपने आंसर्स को आप लोग बेटर बनाइए। टेक केयर बच्चों, लव यू ऑल।